नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर लगाइए। लगातार हम आपसे ये भी अपील कर रहे हैं कि 2 गज की दूरी भी बनाकर रखिए और मास्क भी उतना ही जरूरी है। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। इसके माध्यम से हम आपसे अपील करते हैं कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि मास्क है तो आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है, आपके अपने सुरक्षित हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की हालत पस्त कर रखी है और इसके बावजूद कुछ लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें स्वास्थ्य विभाग की टीम पर हमले किए जा रहे हैं। ये लोग शायद ये भूल जाते हैं कि इस मुश्किल वक्त में प्रशासन के लोग अपनी जान हथेली पर रखकर उनकी जान बचाने के लिए पहुंच जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में वैक्सीनेशन टीम पर हमला कर दिया गया। मध्य प्रदेश के ही टीकमगढ़ में टीका ना लगवाने को लेकर महिलाएं डीएम से भिड़ गई। जबलपुर में तो महिलाओं ने सर्वे करने पहुंची प्रशासन की टीम को ही रोक दिया। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हालात बने हुए हैं, जहां एक तरफ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को गति देनी है, वहीं कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जब लोगों को जागरूक करने के लिए टीम पहुंच रही है तो उनके साथ मारपीट हो रही है, उनको गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। कई जगहों पर तो लोग टीकाकरण से बचने के लिए नदी में कूदते नजर आ रहे हैं। यानी जो जागरूकता गांव तक टीकाकरण को लेकर पहुंचनी चाहिए उसकी कहीं ना कहीं कमी है। ये बात स्वास्थ्य विभाग के वो डॉक्टर भी मान रहे हैं जो गांवों में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। वहां मालीखेड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पर गांव के करीब 50 लोगों ने हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले की वजह से वहां अफरा-तफरी मच गई। कई लोग मारपीट की वजह से घायल हो गए। ये घटना तब हुई जब स्वास्थ्य विभाग के लोग गांव वालों को कोरोना का टीका लगाने पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोगों ने टीका लगवाने से मना कर दिया। इस पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो लोगों ने उन पर ही धावा बोल दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। सर, टीकाकरण लगाने के लिए गए थे मालीखेड़ी में, तो लोग टीके नहीं लगवा रहे थे। तहसीलदार मैडम ने बोला चलो अपन लोगों के बीच चल के बात करते हैं। हाँ। तो बात करने के लिए गए, मैडम भी थी, तहसीलदार मैडम साथ में, पूरा वैक्सीनेटर की पूरी टीम थी जी। तो मेहमानी पर थी उस्मानी भाई मनोज और चांदूलाल वगैरह, ये सारी पब्लिक ले गए। तो मैडम बीच में खड़ी थी। हमने कहा ऐसा नहीं हो यार, इनसे बदतमीजी बंद से खड़े। हम भी बीच में खड़े थे। एक व्यक्ति आया, उसने सीधा आके सिर पर लगे मार दिया सर। कोरोना को गांव में फैलने से रोकने के लिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव-गांव जाकर मरीजों की पहचान करने में जुटी है। और इसी कड़ी में जब जबलपुर जिले के गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे के लिए पहुंची तो गांव के बाहर 20 से ज्यादा महिलाओं ने उनका रास्ता रोक दिया। महिलाओं के हाथों में लाठी भी दिखाई दी, जिसे देखकर लोग घबरा गए। इस बीच एक अधिकारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर वो भड़क गई। मजबूर स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां से वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों ने एक तरफा सब गांव की सभी महिलाएं एकत्रित होकर बैरिकेड लगाकर हम लोगों का वाहन रोके और हम लोग हमारी पूरी जो स्वास्थ्य अमला है उसका उद्देश्य ये है कि 100% लोग टीकाकरण कराएं। पिछला फर्स्ट डोज इन्होंने 10 से 15 लोगों को वहां लगाया जा चुका है और उधर से हम लोग कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने हेतु घर घर सैंपलिंग और टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। पर अभी भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांति हैं उनमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और कोशिश है कि हम लोगों को समझा के कई ग्राम चिन्हित करके वहाँ टीकाकरण को हम लोग सुदृढ़ करना चाहते हैं। पवन पटेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जबलपुर से जुड़ चुके हैं। पवन, बकायदा जो टीम पहुंच रही है, चाहे वो सर्वे के लिए पहुंच रही हो, चाहे वो टीकाकरण के लिए पहुंच रही हो, लोग जो हैं वो टीकाकरण की प्रक्रिया में शामिल ही नहीं होना चाहते, बकायदा लड़ाई झगड़ा मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। आखिर क्यों? क्या वो भ्रम की स्थिति की वजह से? और अगर ऐसी स्थिति है तो उससे निपटने के लिए क्या तैयारी की जा रही?
बिल्कुल अर्पिता, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये कई सवाल खड़े करती है। क्या जागरूकता की कमी है या लोगों को भरोसा नहीं है वैक्सीन पर? स्वास्थ्य विभाग के अमले को जिस तरह से रोका जाता है, ये एक गांव की घटना नहीं बल्कि जबलपुर जिले में तकरीबन 25 से 30 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी स्वास्थ्य विभाग को और जो अमला है स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो अन्य अधिकारियों का अमला है उसको काफ़ी मशक्कत करना पड़ रही है सर्वे के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना सैंपलिंग के लिए। तो ये तस्वीरें जो है ये इस बात का संकेत देती है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का माहौल है, एक जागरूकता की कमी है। अब यहाँ पर जो जिम्मेदारी बनती है वो प्रशासन के साथ साथ उन क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षित वर्ग की है, जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो शिक्षित लोग हैं, गांव के सरपंच हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं। उनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर लोग समझने तैयार नहीं हैं और उनको जागरूक करें, उनको भरोसा दिलाएं कि मध्य प्रदेश में 85 लाख लोगों ने ये टीका लगवा लिया है और उनमें से जिनको जो सिम्टम्स मिले हैं या बीमार हुए हैं या किसी की अगर अकाल मृत्यु हुई है तो वो बहुत ही कम है ऐसे लोगों की संख्या। तो ये सुरक्षित है। देश के जाने माने डॉक्टर, वैज्ञानिक और तमाम पढ़े लिखे लोग जिन्हें लोग आइडियल मानते हैं वो भी ये अपील कर रहे हैं कि लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। ठीक है, आप जरा रहिए साथ। बात मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की भी कर लेते हैं। यहाँ एक गांव में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए समझाने गए जिलाधिकारी से ही गांव की जो महिलाएं थी वो भिड़ गईं और उनसे बहस करने लगी। गांव की एक महिला ने तो यहाँ तक कह दिया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। इस घटना से पहले भी गाँव में वैक्सीन लगाने गई स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ महिलाओं ने झगड़ा किया था। ये ग्राम पंचायत अस्तारी है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि वैक्सीन से लोग बीमार। वैक्सीन नहीं लगवाने तुम्हें? हम नहीं लगवाऊंगे। का परेशानी है? हमें लगवाऊंगे नहीं, हम तो भगवान ने जितना दाहू जती गया उतना माए बस। अब एक का दिक्कत है वैक्सीन लगवाऊंगे नहीं, हमारा तो मताई न जो जन्म दा के तुम। ऐसी एक और खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से भी सामने आई। यहाँ एक गांव में वैक्सीन लगवाने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर लोगों ने नदी में छलांग लगा दी ताकि वैक्सीन लगवाने से किसी तरह बच जाएं। लोगों के नदी में कूदने की इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए। लोगों को समझाने की कोशिश शुरू हुई। काफी मनाने के बाद लोग नदी से बाहर निकले और वैक्सीन लगवाई, लेकिन 1500 की आबादी वाले इस गाँव में महज 18 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके। क्या यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, आए थे सब लोग तो गांव का आदमी सब लोग भाग ले थे। टीका उका नहीं लगा। अच्छा, टीका नहीं लगा। कितने लोग अंदर पानी में चले गए? अरे कितना कम तो 100-200 आदमी, 100-150 आदमी थे। इंजेक्शन लगने के बाद भी मर जाते हैं। अच्छा, इसके लिए वो सब भागे थे। मैं तो कल यहीं पे था। मैं सर से बोले कि आपको नहीं ठीक होगा, बुढ़े लोगों को हो रहा है। उधर कोरोना नियमों के उल्लंघन का एक वीडियो गुजरात के पंचमहाल से भी सामने आया, जहां एक शादी में शामिल लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। शादी में सैकड़ों की संख्या में शामिल लोग जमकर जश्न मनाते नजर आए। किसी को न तो कोरोना का डर था, न ही नियमों की परवाह थी। बारात में शामिल किसी भी शख्स ने मास्क पहनना जरूरी नहीं समझा और आम दिनों की तरह शादी के जश्न में नाचते गाते नजर आए। शादी के इस जश्न में 2 गज की दूरी बहुत दूर की बात साबित हुई। दूल्हे को कंधे पर उठाए बाराती जमकर झूमते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दूल्हे के परिवार के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया। इस बीच बेंगलुरु में कोरोना टेस्ट के लिए लोगों से जोर जबरदस्ती करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद नगर निगम के कमिश्नर ने मामले की जांच का आदेश दिया। आरोप है कि वहां के एक इलाके में लोगों को सरकारी कर्मचारियों ने कोरोना टेस्ट कराने के लिए परेशान किया। वायरल हुए एक वीडियो में तो कोरोना टेस्ट करने वाला एक कर्मचारी एक लड़के से मारपीट करता दिखा। इन लोगों ने पहले इस लड़के से कोरोना का टेस्ट कराने को कहा, जिसके बाद लड़के ने 2 टूक मना किया। फिर क्या था, एक शख्स उस पर टेस्ट कराने के लिए दबाव बनाने लगा, लेकिन लड़का लगातार मना करता रहा। यही नहीं, एक बार तो उसने ऊंची आवाज में गुस्सा कर इनकार भी किया। फिर क्या था, वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसके साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। 2 कर्मचारी उसे धक्का देकर जांच वाली टेबल तक लाए और फिर उनमें से एक ने थप्पड़ बरसाने शुरू किए। यही नहीं, उसने लड़के का एक हाथ मरोड़ा और उसे जमीन पर गिराकर मारने लगे। इस बीच दूसरे शख्स ने भी लड़के को पीटा, उसकी गर्दन पकड़कर टेबल तक लगाया। एक और वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें 2 लोग कोरोना टेस्ट करवाने से मना करने वाले शख्स के साथ जोर जबरदस्ती करते दिखे।
और बड़ी खबर आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,96,000 नए मरीज मिले। 41 दिन बाद देश में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 2 लाख के नीचे आई है। वहीं एक दिन में 3,511 मरीजों ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में करीब 3,27,000 लोग ठीक भी हुए। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट 10% से भी कम हो गई। उधर गुजरात में कोरोना कर्फ्यू के बीच दुकानें खोलने की इजाजत मिलने पर कई जगहों पर बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले हफ्ते विजय रूपाणी सरकार राज्य के 36 शहरों में 27 मई तक रोजाना सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक बाजार खोलने की मंजूरी दे चुकी है, जिसके बाद लोगों ने घरों से निकलकर खरीदारी ऐसे शुरू कर दी जैसे कोरोना काल से पहले त्योहारों पर बाजारों में भीड़ जुटती थी। जिसकी कुछ तस्वीरें सूरत से सामने आई, जहां बाजार में पैर तक रखने की जगह नहीं मिली। कुछ लोग पूरे परिवार के साथ घर से निकल पड़े। बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग बाहर घूमते मिले। भीड़ तो भीड़, इनमें कई लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। कुछ लगाए दिखे तो वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। केवल गुजरात ही नहीं बल्कि ओडिशा में भी 1 जून तक लागू लॉकडाउन के बीच बड़ी संख्या में लोग सब्जी खरीदने के लिए मंडी पहुंचे, जहां भीड़ जुटने पर पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। जिसकी कुछ तस्वीरें राजधानी भुवनेश्वर की एक सब्जी मंडी से सामने आई, जहां एक एक कर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठे होने की वजह से पुलिस को ये एक्शन लेना पड़ा। पुलिस वालों ने सब्जी मंडी के बाहर खड़े एक स्कूटर को क्रेन की मदद से उठवाया और मिनी ट्रक में रखवा दिया। ये कार्रवाई यही नहीं रुकी, पुलिस ने उस स्कूटर के मालिक का चालान भी काटा। जिस वक्त ये कार्रवाई की गई उस वक्त सब्जी मंडी में कोरोना नियमों का पालन होता नहीं दिखा। सब्जी बेच रहे दुकानदारों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख दिया। वहां बिना दूरी बनाए सब्जियों की दुकानें लगी नजर आईं। मंडी में कुछ लोगों ने तो मास्क लगाने तक की जहमत नहीं उठाई। ऐसी ही तस्वीरें वहां की कुछ और सब्जी मंडियों से भी सामने आई। उधर महाराष्ट्र और गुरुग्राम की तरह दिल्ली में भी ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। मतलब ये कि लोग अपनी कार में बैठे बैठे कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार ने आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर द्वारका के वेगस मॉल में वैक्सीन सेंटर खोला, जहां कल सुबह 11:30 बजे से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि सेंटर पर 18+ यानी 18 साल से ज्यादा उम्र और 44 साल तक के लोग जो हैं उम्र के, वो टीका लगवा सकेंगे। कोरोना वायरस के वार से भारत समेत दुनिया भर के तमाम देश कराह रहे हैं। रोजाना हजारों लोग कोरोना से मारे जा रहे हैं। दुनिया के कई देश इसे चीनी वायरस भी कहते हैं। लेकिन क्या वाकई जिस वायरस से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं वो चीन से ही पैदा हुआ? अमेरिका के एक अखबार ने दावा किया कि पूरी दुनिया में कोरोना फैलने से 1 महीने पहले चीन के वुहान लैब के 3 शोधकर्ता बीमार पड़ गए थे। इन तीनों शोधकर्ताओं को कोरोना के लक्षण थे और अस्पताल में इनका इलाज भी चला। मतलब ये कि कोरोना के वुहान कनेक्शन की बात खोखली नहीं है। कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों जिंदगियां निगल ली। भारत में तो कोरोना की दूसरी लहर से मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल सका कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां और कैसे हुई। WHO के अलावा कई देश इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि कोरोना कहीं इंसान का बनाया वायरस तो नहीं है। कहीं चीन की वुहान लैब से इस घातक वायरस का कोई कनेक्शन तो नहीं है। दुनिया के ज्यादातर देशों का मानना है कि कोरोना वायरस के लिए चीन ही जिम्मेदार है, जबकि चीन इससे पल्ला झाड़ता रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के एक अखबार
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक ऐसा खुलासा किया है जिससे कोरोना वायरस के वुहान कनेक्शन पर कहीं न कहीं मुहर लगती नजर आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि चीन की वुहान स्थित प्रयोगशाला से ही ये घातक वायरस सामने आया और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी रिपोर्ट की माने तो दुनिया में कोरोना वायरस फैलने से पहले चीन में वुहान की लैब के शोधकर्ता इससे संक्रमित हुए थे। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता नवंबर 2019 में बीमार हुए थे। उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। गौर करने वाली बात यह कि इन शोधकर्ताओं में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे से फिर एक बार चीन की वुहान लेबोरेटरी के ऊपर सवालिया निशान लग गए हैं। ये पहली बार है कि इस बात का खुलासा हुआ है कि नवंबर 2019 से पहले वुहान लेबोरेटरी के 3 शोधकर्ता बीमार हुए थे और उन्हें कोरोना के लक्षण थे और उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए मदद भी मांगी थी। WHO की आगामी बैठक कोरोना वायरस के ओरिजिन के ऊपर फिर से होने जा रही है और आगे चलकर क्या करना है इसके ऊपर भी विचार विमर्श होगा। सच क्या है और झूठ क्या? चीन के वुहान लैब के शोधकर्ता कोरोना पॉजिटिव हुए थे या नहीं? दुनिया में कोरोना फैलने से 1 महीने पहले वुहान की लैब में क्या हुआ था? वुहान से कोरोना पूरी दुनिया में फैला या नहीं, इसकी पड़ताल चल रही है। लेकिन यह भी सच है कि नवंबर 2019 के बाद यानी दिसंबर जनवरी के बीच दुनिया को कोरोना वायरस महामारी के बारे में पता लग गया था। यही नहीं, चीन के वुहान शहर से ही कोरोना से तड़प तड़प कर मरते लोगों की तस्वीरें सामने आई थी। बीच सड़क पर लोग कोरोना से दम तोड़ते नजर आए थे। चीन की सरकार ने वुहान को पूरी तरह से सील कर दिया था। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन या कहें WHO की एक टीम कोरोना वायरस से जुड़े सच का पता लगाने के लिए वुहान भी गई थी, लेकिन चीन ने WHO की टीम को कुछ इलाकों में जांच नहीं करने दी। ये बात भी सामने आई थी कि चीन ने इससे जुड़े सभी सबूत मिटा दिए, लिहाजा इस जांच में WHO के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लग पाया और ये पुष्टि नहीं हो पाई कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से ही फैला है। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुफिया रिपोर्ट में वुहान लैब से ही कोरोना वायरस के फैलने को लेकर खुलासा किया गया है, जिसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या वुहान से ही कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला? WHO डायरेक्टर जनरल ने कहा था उस समय पर कि लेबोरेटरी से कोरोना वायरस बाहर आने की जो थ्योरी है उसकी रिपोर्ट पर WHO टीम ने ज़्यादा तथ्य ना होने की वजह से उस पर ज़्यादा काम नहीं किया था और ज़्यादा गौर भी नहीं कर पाए थे। सो आगे चलकर इसकी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें कई आशंकाएं हैं कि ये आगे चलकर किस तरह की इन्वेस्टिगेशन WHO के तहत होगी। वैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल से पहले विज्ञान संबंधी मामलों पर लिखने वाले जाने माने ब्रिटिश लेखक निकोलस वेड ने भी वायरस की उत्पत्ति पर सवाल उठाए थे। वेड ने कहा था कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ता कोरोना वायरस से मानव कोशिकाओं और चूहों को संक्रमित करने का प्रयोग कर रहे थे। इस तरह के प्रयोग के चलते ही कोविड-19 जैसा वायरस पैदा हुआ। यही नहीं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई लोग भी ये आशंका जता चुके हैं कि वायरस चीन की किसी प्रयोगशाला से फैला। हालांकि चीन इन बातों को नकारता रहा है और उसका कहना है कि ये वायरस सी फूड के जरिए देश में दाखिल हुआ। 2003 से ये BSL 4 लेबोरेटरी है जो कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड मानी जाती है। चीन में कई बार ऐसा हो चुका है कि जो बीजिंग की वायरोलॉजी लेबोरेटरी है वहाँ से कई तरह के कीटाणु बाहर निकल चुके हैं और वुहान की यह लेबोरेटरी चमगादड़ों के कोरोना वायरस के ऊपर शोध कर रही थी। दिसंबर 2019 में ही वुहान लेबोरेटरी ने कहा था कि उनके पास ऐसा सैंपल है जो कि सार्स कोविड-19 से 96% मिलता जुलता है। खैर, अमेरिकी अखबार का कोरोना के वुहान कनेक्शन से जुड़ा यह खुलासा ऐसे वक्त सामने आया है जब दुनिया भर में जारी कोरोना के कहर के बीच जिनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अहम बैठक शुरू हो रही है। ये बैठक 1 जून तक चलेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था की यह बैठक कोविड संकट खत्म करने के उपायों
और भविष्य में ऐसी किसी महामारी के रोकथाम पर चर्चा करेगी। इस बैठक में दुनिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल, यूएन पर्यवेक्षक, सहयोगी सदस्य, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उम्मीद है कि इस बैठक में कोरोना को रोकने के साथ वायरस के चीन कनेक्शन पर भी चर्चा होगी। अगर चीन ने जानबूझकर दुनिया पर यह महामारी थोपी है तो उसे उसके किए की सजा भी दी जाएगी। पहलवान सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए सुशील कुमार और उनके एक साथी को लेकर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो छत्रसाल स्टेडियम पहुंची है, जहां घटना का रिक्रिएशन किया गया। क्राइम ब्रांच के साथ ही फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौजूद थी, जिसने वहां से सबूत जुटाए। घटना वाले दिन क्या क्या हुआ था और कहां मारपीट हुई थी, इसकी भी पूरी जानकारी जुटाई गई। तो पहलवान सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए सुशील कुमार और उनके एक साथी को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम छत्रसाल स्टेडियम पहुंची है, क्योंकि यहीं पर बताया जा रहा है कि सागर को लाया गया था। उसके बाद यहीं पर उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। उसी के बाद सुशील कुमार को पकड़ा गया, उनके एक साथी को भी पकड़ा गया और बाकायदा क्राइम ब्रांच अब इस पूरे केस की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची है, सुशील कुमार भी साथ थे और उनके एक साथी भी यहाँ पर मौजूद थे। और किस तरीके से ये पूरी घटना घटी, क्या क्या हुआ, मारपीट कैसे हुई, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, क्या ये टीम अभी भी वहां पर मौजूद है? देखिए, स्पेशल सेल की 2 टीम आई थी। एक टीम सुबह में जो लोगों से पूछताछ करके वो सुबह निकल गई है। दूसरी टीम अभी भी छत्रसाल स्टेडियम के अंदर है और वहां से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाने की कोशिश कर रही है। तो अभी वो निकली नहीं है वो टीम, और पूरे सीन को, जो क्राइम सीन था, उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है लोगों से बातचीत करके। और हर जहां पर मारपीट हुई थी सागर राणा के साथ, वो जगह को भी स्पेशल सेल ने खंगाला है। तो कुल मिलाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश है और कुछ सबूतों को घटनास्थल से उठाने की कोशिश कर रही है स्पेशल सेल। शुक्रिया। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की। निशिकांत दुबे ने इस सिलसिले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने आईटी मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की। निशिकांत दुबे का आरोप है कि शशि थरूर के गलत व्यवहार की वजह से संसद और भारत सरकार दोनों की छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इसलिए संविधान की 10वीं सूची के तहत उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि कोरोना के मामले में भी कांग्रेस ने दुनिया भर में भारत सरकार को बदनाम करने की साजिश रची है। तो झारखंड से बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे, जिन्होंने कांग्रेस सांसद शशि थरूर की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की। शशिकांत दुबे ने इस सिलसिले में लोकसभा स्पीकर को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने आईटी मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने की मांग की। न्यूज रूम से इस वक्त हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, आखिरकार ये जो सवाल वो उठा रहे हैं और बाकायदा जो चिट्ठी लिखी है, ये किस संदर्भ में लिखी गई? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो वो चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी यानी संसदीय मामलों की स्थायी समिति के, आईटी विभाग जो देखता है, और ये संसदीय समिति होती है, इसे मिनी संसद कहा जाता है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल के सांसद होते हैं। अगर इसका चेयरमैन ही अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे तो वो बात कहाँ तक जाती है? ये देश और दुनिया में बदनामी की बात होती है। अगर आईटी मंत्रालय अगर ट्विटर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सवाल पूछ रहा होता है तो ये उल्टे शशि थरूर कोशिश करते हैं, आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने कि वो भारत सरकार और आईटी मंत्रालय से ही उल्टे सवाल पूछने लगते हैं। तो ये किसी चेयरमैन के लिए ठीक बात नहीं है। दूसरी बात, जब WHO ने कह दिया कि इंडियन म्यूटेंट जैसे शब्द नहीं रखते वो किसी के नाम से या किसी देश के नाम से, तो इनको ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? जिनको दुनिया भर में डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा अनुभव है, अगर वो इस तरह की बात करने लगे तो ये बिल्कुल एक संसद के तौर पर और एक चेयरमैन स्थायी समिति के नाम पर ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए संसद भारतीय संविधान के 10th शेड्यूल के तहत
उनको संसद की सदस्यता उनकी रद्द की जानी चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई इस पर शुरू करने की मांग की है निशिकांत दुबे ने। लेकिन इससे पहले भी क्या उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र उन्होंने किया? किस तरीके की कार्रवाई क्या होने की संभावना है या नहीं होने की सूरत दिख रही है? देखिए, अब ऐसे दबाव पिछली बार भी आपको याद होगा जब स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी में काफ़ी इन सोशल मीडिया पर जब केंद्र सरकार ने ये जब नियम लेकर आई थी आज से 3 महीने पहले, अब तो 3 महीने की मियाद जो है तमाम सोशल मीडिया कंपनियों को आज पूरी हो रही है और कल से उन्हें भारतीय कानून और भारतीय नियमों के तहत उन पर कार्रवाई की जा सकती है। भारत सरकार ने कल ही ये संकेत दे दिया था। तो 3 महीने पहले भी शशि थरूर ने इस तरह की बात करने की कोशिश की थी कि ये विदेशी मीडिया पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। लेकिन भारत सरकार तो अपने कानूनों और अपने जो नियम हैं और कानून है और संविधान है उसके तहत तमाम चीज़ों को रोकने की बात कर रही थी कि ये भारत सेंट्रिक रहें, ये कंपनियां और भारत के लोगों की चिंता करें, इनके यहाँ के लोगों के हित की चिंता करें। ऐसे में शशि थरूर का ये विवाद उस समय भी उन्होंने लिखा था कि इनको बतौर अध्यक्ष हटा देना चाहिए संसदीय समिति के अध्यक्ष के तौर पे। लेकिन अब जब लगातार इंडियन म्यूटेंट और इस तरह के ट्वीट्स वो कर रहे हैं तो उनको उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तब भी बीजेपी के तमाम कई और सदस्यों ने चिट्ठी लिखी थी। मुझे लगता है ये मांग अभी आने वाले दिनों में और जोर पकड़ेगी। जी, आप नजर बनाए रखिए। उधर कोरोना के इस मुश्किल वक्त में आरएसएस से जुड़े करीब 4,500 डॉक्टर देश भर में हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी सेवा दे रहे हैं। आरएसएस की तरफ से कई आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए जिसमें मरीजों के लिए करीब 10,000 बेड है। इसके अलावा कई ब्लड कैंप भी बनाए गए हैं और वहां पर डोनेशन की व्यवस्था भी की गई है। वैक्सीन की जरूरत जागरूकता को लेकर 8,000 जगहों पर 22,000 से ज्यादा स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। कोरोना की इस लड़ाई में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवक काम कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर जी। सुनील जी, पिछली बार जब लहर आई थी तो स्वयंसेवक सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, भोजन बांटते हुए, काढ़ा देते हुए, मेडिसिन देते हुए, लोगों को घर पहुंचाते हुए। लेकिन इस बार की जो लहर है पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक है, लोगों की ज़्यादा जानें गई हैं, बड़ी संख्या में इफेक्टिव हुए लोग। लेकिन संघ जो पिछली बार की तुलना में देखें तो इस बार नहीं कहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं, संघ तो हमेशा पहली लहर में जैसा काम किया वैसा ही काम इस लहर में भी कर रहा है। इस बार की आवश्यकताएं कुछ अलग थी, जिसमें ऑक्सीजन है, हॉस्पिटल ओरिएंटेड आवश्यकताएं ज़्यादा थी और इसलिए वो काम का तरीका अलग था। सरकारी अस्पतालों में लोगों को सहायता करने का काम किया और ऑक्सीजन ये महत्वपूर्ण था, इसलिए आइसोलेशन सेंटर ऑक्सीजन की व्यवस्था होने के बाद शुरू किए हैं। अभी लगभग 3,1838 स्थानों पर हेल्पलाइन चल रही है। लगभग 700 से ज़्यादा स्थानों पर कोविड सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जिसमें कई सारे बेड्स हैं और उसमें कई सारे ऑक्सीजन युक्त बेड भी है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए लगभग 8,000 से ज़्यादा स्थानों पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। 3800 स्थानों पर हेल्पलाइन चल रही है। लगभग 700 से ज़्यादा स्थानों पर कोविड सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जिसमें कई सारे बेड्स हैं और उसमें कई सारे ऑक्सीजन युक्त बेड भी है। तो बहुत सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वैक्सीनेशन की जागरूकता के लिए लगभग 8,000 से ज़्यादा स्थानों पर कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी काम लगातार चल रहे हैं और संघ के स्वयंसेवक बराबरी से। पिछले बार लोग माइग्रेट कर रहे थे तो लोग रास्ते पर थे, भोजन की आवश्यकता ज़्यादा थी। इस समय वो आवश्यकताएं कम है क्योंकि हमने वो व्यवस्थाएं समाज में बनी हैं, इसलिए वो काम भी चल रहा है। कई लोगों को हेल्पलाइन में जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यतः ये काम हो रहा है। यानी कि इस बार सड़कों से अलग हटकर आइसोलेशन सेंटर में, हॉस्पिटल्स में संघ ज़्यादा काम कर रहे हैं और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार देने के लिए भी कॉरपोरेशंस के जो लोग हैं उन पर दबाव है, इसलिए उनकी सहायता कर रहे हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, वो जुड़ चुके हैं जिन्होंने खास बातचीत की थी। यतेंद्र, किस तरीके से ये पहल रंग लाती दिख रही है? किन किन जगहों पर ये सुविधाएं दी गई हैं जहां बेड की संख्या बढ़ाई गई हो आरएसएस की तरफ से, ताकि जो मरीज हैं वो वहां पहुंच पाए? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में जो
स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई नजर आई। तो ऐसे में एक बार फिर से आरएसएस ने मोर्चा संभाला था। पिछली लहर में भी हमने देखा था कि आरएसएस के स्वयंसेवक किस तरह से सड़कों पर काम करते हुए दिखाई दिए, लेकिन इस बार सड़कों से ज़्यादा हॉस्पिटल, कोविड सेंटर, आइसोलेशन सेंटर की जरूरत ज़्यादा थी। तो इस बार जो संघ के स्वयंसेवक हैं, जो सुनील अंबेकर, जो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आवश्यकता के अनुसार स्वयंसेवकों को लगाया गया, वो सेवा कार्य में लगे हुए हैं। 15 मई तक 10,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड कोविड सेंटर में 10,000 से ज़्यादा ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई थी और अब वो बढ़कर 17,300 बेड, यानी कि एक बड़ी संख्या आरएसएस की तरफ से ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई। इसको एक बड़ा आंकड़ा मान सकते हैं। इसके अलावा 35,000 से ज़्यादा स्वयंसेवक लगातार कोविड पीड़ितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। जहां अब जो लहर ग्रामीण इलाकों में जिसका कहर देखने को मिल रहा है, तो वहां के लिए भी एक स्पेशल जो विशेष योजना संघ की तरफ से बनाई गई है। उनके कार्यकर्ता 8,000 से ज़्यादा जगहों पर उनके स्वयंसेवक पहुंच गए हैं और उनकी कोशिश यही है कि जो वैक्सीनेशन को लेकर जो डर है ग्रामीण इलाकों में, एक खबर भी आई थी कि किस तरह से नदी में 200 से ज़्यादा ग्रामीण कूद गए थे, तो उसको ध्यान में रखकर अब जन जागरूकता अभियान बड़े पैमाने पर आरएसएस चला रहा है और वैक्सीन से लोग ना डरें, वैक्सीन लगवाएं, इसको लेकर एक विशेष पहल भी आरएसएस ने शुरू की है। जी यतेंद्र, रहिए जरा साथ। टूल किट मामले में आरएसएस ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। आरएसएस नेता सुनील अंबेकर ने न्यूज़ 18 से बातचीत में इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि टूल किट देश में अच्छी चीजों को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। ऐसे वक्त में लोगों को एकजुट होकर देश के लिए काम करना चाहिए। कुछ रोज पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर टूल किट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। आरोप तो ये लग रहा है, वो टूल किट भी इसमें आ रही है कि कुंभ एक बड़ा कारण है। नहीं, टूल किट तो दूसरे उद्देश्य से बनाई गई ना, कि जो भी देश में अच्छी चीज़ है उसको कैसे बदनाम करना, देश को कैसे बदनाम करना। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि देश में जहाँ सबको इस समय मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है और शासन प्रशासन जो भी इसमें काम कर रहे हैं उन सबके साथ सहयोग से एक ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा सबको कि 365 दिन राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे दिन है कि जिस समय मुझे लगता है कि सबको एकजुट होकर, एक साजिश है पूरी कुंभ को बदनाम करने की टूल किट के माध्यम। मैं कहूँगा कि एकजुट होकर सबको काम करने की ज़रूरत है। अभी इन सब विषयों पर चर्चा मुझे लगता महत्वपूर्ण नहीं है। अभी चर्चा महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपने कोरोना से लोगों को कैसे मुक्ति दे सकें, इसी पर हम कॉन्सेंट्रेट करें। यतेंद्र, यहाँ पर जब कांग्रेस को लेकर आपने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि किस तरीके से वो टूल किट बना रहे हैं जिसका आरोप बीजेपी लगा रही है। बाकायदा उन्होंने कुंभ के जो सवाल आपने पूछा उस पर भी जवाब दिया और कहा ऐसे वक्त पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल, सुनील अंबेकर ने साफ तौर पर बोला कि कुंभ को लेकर जो टूल किट के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है वो राजनीति है सरासर, क्योंकि जहां तक कुंभ की बात है तो वो अप्रैल में ही उसको समाप्त करने की घोषणा कर दी गई थी और कुंभ के बाद कोरोना फैला या नहीं फैला ये विश्लेषण का विषय हो सकता है। लेकिन जहाँ तक टूल किट की बात है तो जो देश में अच्छे काम चल रहे हैं, जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसको बदनाम करने के लिए, देश को बदनाम करने के लिए ये टूल किट बनाई गई है। ये आरोप अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने लगाया। उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक दलों को करनी चाहिए, 365 दिन करें, लेकिन इस वक्त देश को एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का जो माहौल है, जो आम लोग प्रभावित हैं, ऐसे में राजनीति करने का समय नहीं है। ऐसे में एकजुट होकर स्वास्थ्य सेवाओं को जो स्टाफ लगा हुआ है, जो कोरोना पीड़ित हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है और ऐसे में पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। ये सुनील अंबेकर ने साफ तौर पर कहा। जी रहिए आप जरा साथ। उधर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तैयार होने की वजह से अगले 24 घंटों में तूफान यास टकरा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान निकोबार के तट से यास टकरा सकता है। तूफान के आने से पहले ही उसका असर दिखने लग गया है। हम आपको ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की, जहां तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, बारिश कई जगहों पर हो रही है, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तूफान आने से पहले उसका असर साफ वहां देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर ओडिशा के बालासोर की है, जहां हवाएं काफी तेज हो गई हैं, जिसकी वजह से समंदर में तेज लहरें उठ रही हैं। भारी बारिश की संभावना भी वहां पर जताई गई। तीसरी तस्वीर ओडिशा के जगत सिंहपुर की है, जहां तूफान आने से पहले ही मछुआरों ने समंदर से नावों को निकाल लिया। चौथी तस्वीर ओडिशा के भुवनेश्वर की, जहां बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। पांचवी तस्वीर बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर की है, जहां प्रशासन ने पहले ही तूफान के खतरे को देखते हुए निचले इलाकों को खाली करा लिया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया।
छठी तस्वीर बिहार के भागलपुर की है, जहां बंगाल में आने वाले तूफान का असर दिखा और मौसम पूरी तरह से बदला नजर आया। वहां तेज हवाओं के साथ तेज बारिश जारी। चक्रवाती तूफान यास अगले 24 घंटों में ओडिशा के तट से टकरा सकता है, जिससे निपटने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं। यास से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 109 टीमें प्रभावित राज्यों में तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 42 और ओडिशा में 44 टीमें तैनात हुई हैं। इसके अलावा लोगों से समंदर से दूर रहने की सलाह लोगों को दी गई। ओडिशा और बंगाल में कुछ जगहों पर बारिश भी हो रही है। यास तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले पर पड़ेगा, जो ओडिशा की सीमा से लगा है। यहां पर समुद्र अभी से उफान पर है। रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिन में बारिश तेज होने के आसार हैं। पिछले 1.5 साल में बुलबुल, उसके बाद अम्फन की मार झेल चुका बंगाल अब इंतजार कर रहा है यास तूफान का, जो बंगाल की खाड़ी में तेजी से तैयार हो रहा है। और मैं इस समय दीघा में हूँ। ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल के ठीक सीमा पर है, जहाँ पर समुद्र अभी से उफान पर है। कल रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है और संभव है कि आज दिन में ये तेज़ बारिश में तब्दील हो जाए। पूर्व मिदनापुर ये वो ज़िला है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा पश्चिम बंगाल का। बालासोर, उड़ीसा के बालासोर के पास लैंडफॉल बताया जा रहा है तूफान का। यहाँ मतलब है कि वहाँ पर तूफान जो है वो ज़मीन से आकर टकराएगा और सबसे ज़्यादा गति हवाओं की तब होगी। और यहाँ पूर्व मिदनापुर में भी उम्मीद की जा रही है कि जो असर है वो लगभग वैसा ही रहेगा। हवाओं की गति 145 से लेकर के 165 किलोमीटर्स के बीच रह सकती है और गशिंग स्पीड हवा की 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जताई है। तैयारी हालांकि पूरी है। राज्य सरकार ने कमर कस ली है। एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह पर तैनात की गई हैं, लेकिन ये भी चिंता जताई है मुख्यमंत्री ने कि ये तूफान अम्फन के जितना ही विनाशकारी हो सकता है। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में यास तूफान को देखते हुए लोगों को अलर्ट किया गया है। पूर्व मेदिनीपुर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में भी बारिश हो रही है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट किया गया। पूर्व मेदिनीपुर में एनडीआरएफ की 7 टीमों को तैनात किया गया। इनमें 2 टीमों को दीघा में तैनात किया गया। साथ ही लोगों को भी अलर्ट किया गया कि वो समंदर से दूर रहें और बारिश में घरों से ना निकलें। हमारी एनडीआरएफ की टोटल 5 टीम्स हैं यहाँ पे। उसमें से 2 टीम दीघा में स्टेशन है और हम सारे सिचुएशन जो एक साइक्लोन के दौरान बन सकते हैं उन सभी सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार हैं। अब जैसे हैवी रेनफॉल की वजह से हो सके कहीं पे वाटर लॉगिंग हो जाए जो निचली एरियाज हैं, तो वहाँ से बंदों को निकालने के लिए, सिविलियंस को निकालने के लिए हमारे पास इन्फ्लेटेबल बोट्स भी हैं। उसके अलावा अगर किसी को ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे जितने रेस्क्यूअर्स हैं सभी ट्रेंड मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं। तो अगर किसी को बिफोर सेंडिंग टू हॉस्पिटल उनको किसी को पीएचडी की जरूरत है प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की, तो वो भी हमारे रेस्क्यूअर्स उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा में एनडीआरएफ की टीम ने समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को निकालकर सुरक्षित जगह पर भेजा। यास तूफान की वजह से इन लोगों को खतरा था, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम एक निचले इलाके पहुंची। करीब 50 लोगों को शेल्टर होम में भेजा गया, क्योंकि यास तूफान के अगले 24 घंटे में ओडिशा के तट से टकराने की संभावना है। इसके बाद तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। इक्कीस तारीख से हमारा टीम सेकंड एनडीआरएफ कोलकाता से 2 टीम यहाँ पर आया। इस मेदिनीपुर में हम गांव-गांव में जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि इस जो बहुत तेज तूफान आ रहा है इससे प्रति ये लोग सतर्क होकर अपने समय से सुरक्षित जगह पर चले जाए और कोई भी नुकसान से बच सके। उधर ओडिशा के बालेश्वर में भी हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश होने की संभावना है। साइक्लोन की वजह से देखेंगे तो सुबह से जो बालेश्वर तटीय इलाका है वहाँ पर समुद्र का जो
टाइड है वो हाई टाइड अभी से दिखा जा रहा है। और ये जो बता जा रहा है कि 4 मीटर के आसपास तक जो टाइड आएगा कल जब साइक्लोन हिट करेगा, बालेश्वर के आसपास हिट करेगा जो बोला जा रहा है वो ऐसे होगा तो कम से कम 4 मीटर के आसपास टाइड दिखा जाएगा। अभी हम दिखेंगे आपका चांदीपुर जो बीच है वहाँ पर हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देख के आपको पता चला होगा कैसा अभी समुद्र का जो है और जो टाइड है वो कितना ज़ोर से आ रहा है और धीरे धीरे ये भी बढ़ेगा। और दूसरी तरफ देखेंगे तो रुक रुक के काल से बारिश भी हो रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में काल से बारिश हो रहा है रुक रुक के, और उसके साथ हवा भी बीच बीच में दे रहा है। और कल एक हवा देने से 2 लोगों को इंजर्ड भी हो गया, एक पेड़ गिर पड़ा इसलिए 2 लोग इंजर्ड भी हो गए। तो अभी से कम हम बोल सकते हैं कि जो साइक्लोन है उसका इम्पैक्ट पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट में दिखा जा रहा है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से 1,20,000 लोगों को जो शेल्टर हाउस है उनमें लाने जाने का काम भी चल रहा है जोर शोर से। ओडिशा के भुवनेश्वर में आज सुबह से ही काफी तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से पानी भी भर गया, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई। बारिश के साथ वहां तेज हवाएं भी चल रही हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैमाने पर खाने के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। समुद्री इलाकों में खास निगरानी बरती जा रही है। ओडिशा के चांदीपुर में तूफान यास का असर अब साफ दिख रहा है। निचले इलाकों में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां कुछ जगहों पर बाढ़ के हालात बनते दिख रहे हैं। लोग कमर तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर हैं। इस बीच प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया और मछुआरों को समंदर से दूर रहने की चेतावनी दी। चांदीपुर ग्राम पंचायत आपण मानक हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची कि बहुत जोरे पवन एवं